अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, या कह लीजिए कि न्यू सेंटर ऑफ पावर, नए सत्ता के केंद्र। उसी चैप्टर को हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, और इसी चैप्टर में आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ चुके हो अभी तक, और उसके बारे में बाद में आपने आसियान किया। बेसिकली दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बारे में बात कर चुके हो, है ना। आसियान जो एशिया का ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षेस के नाम से शॉर्ट में बोलते हैं, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का तो आपको पता ही है, 27 देशों का एक ग्रुप है। अब आज हम बात करेंगे ब्रिक्स। ब्रिक्स नेशन के नाम से जानते हैं इनको। बेसिकली ये भी एक ग्रुप ही है, ब्रिक राष्ट्र, जिसमें भारत भी अपना एक देश ब्रिक्स का इसका सदस्य है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ब्रिक्स राष्ट्र में, अच्छा ये तुम लोग काफी जल्दी भूल जाते हो, हम कर क्या रहे हैं ये पता है आपको? हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो एक ताकतवर देश है हर तरह से, फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, हर तरह से, तो उसके इक्विटेबल, उसके बराबर में कोई ऐसा कोई देश या कोई और ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो उनके मुकाबले में, अमेरिका के मुकाबले में कोई है क्या? तो इसमें यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन है क्या, कैसे इसका नाम रखा गया, कब से ये काम कर रहा है, अभी तक इसकी कितनी मीटिंग्स हो चुकी है, इंग्लिश में समिट बोलते हैं इनको, हिंदी में शिखर सम्मेलन बोलते हैं, अभी तक कितनी मीटिंग्स हुई, और ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे है कि भाई ये अमेरिका को भी टक्कर देने की पोजीशन में है, या फिर अमेरिका ने कुछ ऐसी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खड़ी की हैं, उनका मुकाबला करने में कहीं ना कहीं ये उसकी तरफ जा रहा है कि अमेरिका के साथ में कहीं ये थोड़ा बहुत मुकाबला कर पाएगा क्या, ये देखना है हमको। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे 5 देश हैं ब्रिक्स के अंदर। देखो नाम से ही पढ़ना है बेटा, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ ना, कैपिटल में लिखोगे। पहले ब्रिक था, BRIC, आजकल 2010 से ब्रिक्स बन गया है। 2009 में सिर्फ 4 ही देश थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। तो ये 4 देश थे। किस मायने में ये 4 देश एक साथ जुड़े, और फिर क्यों बाकी देश भी, बाकी देश मतलब साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, क्या इंपॉर्टेंस है इसके, ये सारे देशों का विश्व के अंदर, हाउ दिस कंट्रीज आर इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। तो इनकी अनोखी बात है बाकी सभी देशों से, क्यों ये अपने आप को इन्होंने अलग दिखाने की कोशिश की है। तो वो बोलते हैं ये सारे के सारे देश, अगर हम दक्षिणी अफ्रीका को छोड़ दें, तो ब्राजील हो, रूस हो, भारत हो, चाइना, ये बोलते हैं कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो काफी मजेदार है। विश्व के अंदर हम बड़े 10 देशों की बात करें पॉपुलेशन के लिहाज से, तो हम, चाइना नंबर 1 पे आता है, भारत उसके बाद में, फिर ब्राजील है, रशिया है, इनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी है। तो ये बोलते हैं कि हम, हमारी दोस्ती का सबसे बड़ा तो एक ये है कि हम सबकी पॉपुलेशन जो है, विश्व के अंदर हम सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, जनसंख्या। तो कभी कभी तो तुम लोग सुनते हो कि जनसंख्या अपने आप में एक समस्या है, लेकिन ये जो देश है जनसंख्या को एक समस्या के रूप में ना देखकर एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं कि जनसंख्या, पॉपुलेशन हमारे फेवर में जाने वाली। तो ये सारे के सारे, दक्षिण अफ्रीका को छोड़ दो, दक्षिण अफ्रीका बाद में ज्वाइन किया है, ये 24वां पॉपुलेशन के लिहाज से और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, जो जमीन है इसके पास, इसका 24वां है। अदरवाइज ये जो है
पूरे जो 10 कंट्री है विश्व के, उनमें ये वो अव्वल नंबर पे है। ब्राजील हो, रूस हो, भारत हो, चाइना। तो ये बोलते हैं कि हमारे पास में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए हम साथ में आए हैं। दूसरी तरफ बोलते हैं कि जो वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है, पूरी जमीन की अगर बात करें, तो जमीन के मामलों में बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक-एक फिगर्स मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको याद रह जाएगा कि जमीन के मामलों में भी हमारे पास में दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन हमने घेर के रखी हुई है। और साथ ही के साथ ये वो देश हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, यानी कि इनका विकास नहीं हुआ, ये विकासशील देश है। अभी विकास के स्टेप इन्होंने कदम रखे हैं, यानी कि अभी न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। न्यू औद्योगिकृत का मतलब न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है। यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा है और इनकी जो इकोनॉमी है वो अभी बूम पे है। छोड़ दो ये कोविड का पीरियड की बात छोड़ दीजिए, अगर कोविड के पीरियड को छोड़ देते हैं तो कोविड का असर तो पूरे विश्व में पड़ा है, नहीं तो इनकी आर्थिक व्यवस्था है वो भी काफी अच्छी खासी आर्थिक व्यवस्था है। एक एक चीज की बात करेंगे हम। और ये जो राष्ट्र हैं पूरे के, चाहे अरे इनकी खासियतें गिना रहे हैं कि किस तरह से खास है विश्व में, तो ये अपने अपने क्षेत्र में सारे के सारे शेर हैं, टाइगर हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। ब्राजील के बराबर कोई दक्षिणी अमेरिका में कोई देश नहीं है, चाहे पॉपुलेशन की बात करो, चाहे फाइनेंशियली बात करो, चाहे इनकी इकोनॉमी की बात करो, तो दक्षिणी अमेरिका में। रूस है, वो एशिया के अंदर भी है, यूरोप के अंदर भी है। और चाइना है, वो एशिया का पार्ट है। भारत, यानी कि तीन देश तो ये एशिया के पार्ट है। रूस हो गया जो कि पार्टली एशिया में है, पार्टली यूरोप में है। भारत है, चीन है। तो ये सारे के सारे देश भी अपने क्षेत्र में भी इनका अच्छा दबदबा है, यानी कि एशिया के भी ये बड़े कंट्री हैं, हर तरह से बड़े कंट्री है। इनकी इकोनॉमी की बात करो, पॉपुलेशन की बात करो, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करो, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के बारे में बात करो, तो हर तरह से ये सारे के सारे देश ताकतवर देश हैं। और अफ्रीका, अपने अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करो, उसमें दक्षिणी अफ्रीका भी कम नहीं है। तो इस तरह से ये सारे इंपॉर्टेंट देश हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्रिक्स है, इसका नाम शुरू में मैंने बताया 2009 में ब्रिक ही था, ठीक है ना, इसको ब्रिक ही लिखते थे, BRIC। फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका बोला कि भाई हमको भी ज्वाइन करना है, हमें भी ज्वाइन करा लो। तो चाइना ने इनको 2000, चाइना का समर्थन मिल गया। अब जितने भी ये देश देश पा रहे हो आप, इनमें सब में ताकतवर चाइना है ही। तो जिसको चाइना अगर साथ देगा तो जरूर वो इसको ज्वाइन कर ही लेगा। तो चाइना की तरफ से हाँ करने के बाद 2010 में इसको प्राइमरी मेंबरशिप मिल गई। और 2011 में जैकब जुमा यहाँ के राष्ट्रपति थे उस टाइम में, दक्षिण अफ्रीका के, तो इसको भी हमने ज्वाइन करा लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी कि भाई आपने ये तो सुना है, ऊपर का मैं मिटा देता हूं जितना आप कर चुके हो, ठीक है ना। अब यूरोप के जो देशों का दबदबा किस आधार पे है, जो यूरोप के देश हैं, चाहे फ्रांस की बात करो, जर्मनी की बात करो, या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करो, ये सारा क्या है, इन्होंने कुछ, जिसको आप ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से बोलते हो, कुछ इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की थी 1944 में, ठीक है ना, जिनको ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से बोला जाता है। BRITTON, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन। बेसिकली क्या है, आप मोटे तौर पे कह सकते हो कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF हो गया, ये यूरोप के कंट्री जो हैं
ताकतवर देश है, इन्होंने ही इन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया था। अरे आवाज सुन पा रहे हो? सभी को आवाज आ रही है? हम्म। तो ये वर्ल्ड के जो ताकतवर देश है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया और आईएमएफ बनाया। बेसिकली वर्ल्ड बैंक का काम क्या है बेटा? जैसे तुम्हारे गांव के अंदर कोई साहूकार पैसा दे देता है, लैंडलॉर्ड से पैसा ले लेते हैं, ऐसे ही हमारे अगर शहरों में लोगों को जब पैसे की जरूरत है तो बैंक से पैसे लेते हैं। तो विश्व के अंदर जो लो इनकम ग्रुप देश हैं या मिडिल इनकम ग्रुप देश हैं, वो गरीब देश है जो बेचारे, उनको पैसे की, लोन की, लैंडिंग की जरूरत पड़ती है, पैसा चाहिए। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ, इंडियन मोनेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको एस्टेब्लिश इसलिए किया गया था कि जो गरीब देश हैं, मोटे तौर पे लो इनकम ग्रुप का मतलब ये है, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ये वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से उनको मदद की जाएगी। और चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करो, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है ना, या आईएमएफ का हेडक्वार्टर, ये पूरा का पूरा न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, इनके ऊपर अमेरिका का वर्चस्व है। अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता रहता है हमेशा, और अमेरिका की दादागिरी दिखाने का एक पर्पस भी है, क्योंकि इनके पीछे बनाने में, ये वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में अमेरिका का रोल रहा है, ठीक है ना। तो उनके हेडक्वार्टर भी अमेरिका में ही है, उनके जो ऑफिस है वर्ल्ड बैंक में या आईएमएफ में, वो सारे अमेरिका के, ज्यादातर अमेरिका के हैं। तो वहां पे बाकी इन देशों का, जो हमने अभी ब्रिक्स नेशन की बात करी, इनको कभी पैसे उसे की जरूरत पड़ती है तो ये पैसा नहीं देते। पैसा देते हैं तो अपनी कंडीशंस के ऊपर देते हैं। जैसे हम किसी साहूकार से नहीं पैसा लेते हैं तो वो अपनी अपनी ही अलग से ब्याज, जो इंटरेस्ट रेट है वो तो ज्यादा लेता ही है, साथ में और दुनिया भर की इंस्टीट्यूशन बहुत सारी कंडीशंस खड़ी कर देते हैं। तो ऐसे ही ये वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, इन्होंने अमेरिका की कई सारी कंडीशंस वर्ल्ड बैंक की तरफ से रख दी जाती है जब यहां से किसी को पैसे की जरूरत है। उनको कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जो बहुत सारे देश उन कंडीशन को फुलफिल करने की पोजीशन में नहीं होते। कुछ व्यापार से रिलेटेड है, कुछ व्यापार की मोनोपोली के, जो भी वर्ल्ड के अंदर जो भी व्यापार होगा उसको कंट्रोल ये करना चाहते हैं पूरे यूरोप की कंट्री, चाहे अमेरिका की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, जर्मनी की। तो इनकी कंडीशन से तंग आकर ये सारा इनका कब्जा इसके ऊपर है, ये दुनिया भर की जो शर्तें रखते हैं उससे तंग आकर इन्होंने अपनी तरफ से बोला कि भाई ये तो जरूरी है कि हमें कोई ना कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था चाहिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो हमारी कभी कष्ट के टाइम में, जैसे अभी कोविड का टाइम क्या है, कष्ट का टाइम है, ऐसे टाइम में मदद कर सके। जब देश में आर्थिक मंदी का माहौल हो, ठीक है ना, पैसे की जरूरत हो, देश की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाए, तो उस टाइम में हमारी कोई मदद कर सके, तो उसके लिए कोई कंडीशन हो, तो ये सारे देशों ने बोला कि ठीक है भाई, हम भी ऐसी इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ जैसी बना लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है। तो सारों ने मिलके कहा कि ठीक है भाई, बना लेते हैं। अब यहां पर देखा आपने किसका कब्जा था, बताइए? ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के ऊपर किसका कब्जा था, कोई बताओ? अरे सुन रहे हो तो भैया कुछ बताओ भी, तब तो पता लगे तुम लोग कितना ध्यान दे रहे हो। अरे मैंने कहा यूरोप के कंट्री, अमेरिका, मैंने कहा ब्रिटेन, मैंने कहा फ्रांस, मैंने कहा जर्मनी, इन देशों का कब्जा है। तो क्यों कब्जा है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अंदर पैसा कहां से आ रहा है?
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है वर्ल्ड बैंक को? अमेरिका देता है। आईएमएफ को पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। तो जो कंट्री किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा ज्यादा दे रहा है तो अपनी तो चलाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ही ना? भाई तुम्हारा तो ये बड़ा मुश्किल है, जब तक आपसे नाम लेके ना पूछा जाए कोई बोलेगा नहीं। ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग फिर सो गए हो। जब क्वेश्चन के आंसर ही नहीं दोगे तो कैसे पता लगेगा बेटा? तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जिस तरह से वहां पर कब्जा उनका था, ऐसे ही यहाँ पर जब बनाने लगे कि भाई बोले कि ठीक है अपने ब्रिक्स नेशन का भी एक वर्ल्ड बैंक बना लेते हैं, उसको वर्ल्ड बैंक ना रख के उसका न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम रखा गया है, एनबीडी, कि भाई ये एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बना लेते हैं। और यहां से जब भी किसी देश को कष्ट होगा, जिस देश की जो कंटीजेंसी रेशियो बोलते हैं, सीआरए, कंटिनेंट कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जब भी किसी को आकस्मिक जरूरत होगी पैसे की तो यहाँ से पैसा मिल जाएगा। अब फिर वहीं पर वही कहानी आ गई जो वहां पर यूरोप में हो रही थी। वहां पर अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा था, यहाँ पर चाइना दिखाने लग गया है। चाइना बोल रहा है कि भाई इसका ऑफिस वगैरह हमारे देश में होना चाहिए, शंघाई में रखो। क्यों रखा जाए? क्योंकि भाई हम तुम्हारे जितने भी ये 4-5 देश हैं इनमें सबसे ताकतवर हम देश हैं, सबसे पैसा ज्यादा हम दे रहे हैं इसमें, तो हमारी चलेगी कि नहीं? तो ये सारी समस्याएं यहाँ पर भी आने लगी। लेकिन ओवरऑल हमें बात करनी है अच्छे के लिए, तो यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में बनाया गया और उसका पर्पज क्या था? आर्थिक, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हेल्प करना इन देशों की। अब इसको पैसे की जरूरत पड़ी तो बोला कि भाई ठीक है हम इसमें इकट्ठा करेंगे $100 बिलियन सारे मिलके। तो उसमें चाइना ने दे दिया इसके अंदर 41, चाइना की तरफ से दे दिया $41 बिलियन, $41 बिलियन हम दे देते हैं। तो चाइना के बाद में फिर उसके बाद में भारत और ब्राजील ने भी 18-18 डॉलर दे दिया, यानी कि सभी ने $18 बिलियन दिया। और सबसे ज्यादा $41 बिलियन दिया चाइना ने, और सबसे कम दिया अफ्रीका ने, दक्षिणी अफ्रीका ने दिया। और उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की तरफ से दिया गया कितना? उन्होंने दिया सिर्फ $5, $5 बिलियन। तो इस तरह से इन देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। और इसका पर्पज बेसिकली यही था कि भाई जितने भी हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें जब हमारे यहाँ पर कोई कंटीजेंसी प्लान की जरूरत हो, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो, तो हम आपस में मिलकर मदद करेंगे। तो बेसिकली ये पर्पज था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये विश्व के अंदर बड़ी ताकत के रूप में है। तो अकेला देश तो कोई इतना बड़ा नहीं है कि जो अमेरिका के पोजीशन में हो टक्कर देने की। लेकिन अगर मिलके बात करें तो इनका कंबाइंड जो है वो चार विदेशी जो फॉरेन फॉरेन करेंसी की बात करें अमेरिका की, अमेरिका का जो डॉलर है तो 4 खरब अमेरिकी डॉलर का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि टोटल जितने भी फॉरेन करेंसी में से 4 खरब तो यहाँ इनके अकेले इन देशों के पास है। और टोटल घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 15 खरब अमेरिकी डॉलर का जीडीपी है इनकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि काफी ज्यादा बड़े पैसे इनके पास में पांचों देशों के पास में मिलके है। और वैश्विक वर्ल्ड की जीडीपी की बात करें तो उसके अंदर इनका 23% कंट्रीब्यूशन है। पूरे वर्ल्ड की अगर टोटल इनकम की बात करें तो ये देश 23% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। साथ ही साथ व्यापार के मामले में 18% व्यापार जो है इन देशों के पास है। यानी कि वर्ल्ड के व्यापार को अगर आप बात करो 100% लेके चलते हो तो उस व्यापार के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी हिस्सेदारी 18% के लगभग ये व्यापार कर रहे हैं। तो इस तरह से
आप देख रहे हो कि कितने मजबूत देश हैं। अगर आप इनकी पॉपुलेशन लिखना चाहते हो तो पॉपुलेशन लिख लीजिए, टोटल कितनी पॉपुलेशन है इन देशों की, ठीक है ना, मिला के एक एक चीज के ऊपर आपको फिर इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे, और उन नोट्स से आप अपने जो फेयर रजिस्टर है उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी वाले जो हैं हिंदी मीडियम के अंदर आप अपने नोट्स वगैरह लिख लो। तो टोटल, एक तो ये याद रखिए, टोटल अभी तक 12 सबमिट हो चुकी है इसकी। कितनी सबमिट? सबमिट का मतलब होता है मीटिंग्स, ठीक है ना, टोटल 12 सबमिट हो चुकी है। 12वीं इनफैक्ट होनी है, इंडिया के अंदर होगी 2021 के अंदर। जो 11वीं सबमिट है वो हो चुकी है, वो रसिया में हुई है, ठीक है। 11 सबमिट हो चुकी है और 12वीं सबमिट इंडिया में होनी है, इस साल होगी। 11वीं सबमिट वर्चुअली हुई थी, पिछले साल भी दिसंबर के अंदर होती है, तो आपको पता है कोविड का पीरियड चल रहा था, इसलिए ये ऑनलाइन ही इसकी सबमिट हुई थी। अब टोटल कंबाइंड एरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इनके पास में ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी काफी ज्यादा है, तो उसको आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए। मैं आपके पास में नोट तो भेजूंगा ही। कंबाइंड एरिया, इन पांचों देशों के पास में अगर कंबाइंड एरिया देखें तो इनका एरिया हो गया 15,346,101.0 स्क्वायर माइल, ठीक है। इतना स्क्वायर माइल इनके पास में इनका कंबाइंड एरिया है। पॉपुलेशन इन सभी देशों की कुल मिला के अगर देखो, मैं सभी देशों की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, पूरे पांचों देशों की पॉपुलेशन। तो पांचों देशों की पॉपुलेशन 3.21 बिलियन है, 3.21 बिलियन, ठीक है। और अगर लैंड सरफेस एरिया की बात करो, जमीन इनके पास में कितना है, लैंड सरफेस एरिया पांचों देशों के पास में लगभग लगभग आधी, विश्व की आधी जमीन के ऊपर तो इनका ही कब्जा है। 41.53 ऑफ द वर्ल्ड टोटल। पॉपुलेशन, सॉरी ये पॉपुलेशन है, लैंड सरफेस एरिया को जो पॉपुलेशन है 41.43 वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। पांच, फोर आउट ऑफ द फाइव मेंबर्स आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्रीज बाय पॉपुलेशन। इनके चार देश हैं, वो पांचों देशों में से चार देश। अफ्रीका को तो मैंने बता ही दिया कि 24वें 25वें देश, 24वें नंबर पे आता है। बाकी ये चारों देश बहुत ही पॉपुलेशन के मामलों में सबसे लार्जेस्ट कंट्री हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करो। जीडीपी इनकी टोटल, पांचों देशों की अगर जीडीपी की बात करो, पांचों देशों की कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो ये यूएस का जो डॉलर है, जब भी आप इंटरनेशनल करेंसी को देखते हैं तो यूएस के डॉलर से ही लेके चलते हैं, तो ये 19 ट्रिलियन के लगभग है, 19 ट्रिलियन, जो 23% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट के साथ बराबर है। 23% है ये ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट।
परचेजिंग पावर के मामलों में भी काफी आगे है, मतलब इनकी परचेजिंग पावर भी काफी ज्यादा है। ठीक है, अब इसका नाम ब्रिक्स रखा कैसे गया, किसने इसको नाम दिया, तो इसमें आप नोट्स में भेज ही देंगे। उसका नाम गोल्डमैन सास है, जिन्होंने शुरू में इनका नाम 2001 में इसको नाम दिया गया था। कब दिया है नाम? ब्रिक्स, ब्रिक जो शुरू में इसका नाम ब्रिक था, मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाद में साउथ अफ्रीका ने जोड़ा है इसके साथ। पहले इसको ब्रिक्स ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी कैपिटल में ब्रिक्स हो गया। तो इसका जो नाम देने वाले थे गोल्डमैन सास है नाम उनका। ठीक है, तो अफ्रीका का बता ही चुके हैं कि अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया। 24 दिसंबर 2010 को ज्वाइन किया इसने। तो बेसिकली यही सब, अब एक एक ही लेंगे, ज्यादा एक साथ में एक दिन में नहीं ले सकते। आज आप ब्रिक्स के बारे में है, इसके नोट्स भेज देंगे। आपकी बुक्स के अंदर इसके बारे में नहीं दे रखा है, ये न्यू एडिड सब चैप्टर, आप सब टॉपिक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। बुक्स के अंदर कहीं पर भी है नहीं। तो आप जो आपके पास में नोट्स भेजे जाएं, या आप लेटेस्ट अगर कहीं पर कहीं अपडेट हो गए हैं, न्यू मैटर में अपडेट होकर आ गया है, तो वहां से भी मैं भी देख लूंगा और मैं आपके ग्रुप के अंदर क्लास में भेज दूंगा। ठीक है, तो आज हमने यही कराना था। बाकी आप बताइए क्या कर रहे हो। सभी ने अपने नोट्स, इससे पीछे के नोट्स वगैरह तैयार कर लिए बेटा? अरे नोट्स सब अपडेट है अभी तक के? अच्छा, कशिश भी नजर आ रही है, तन्नू भी है, रितु है, हम्म, हीना भी है, और अमृता भी है। तो ब्रिक्स नेशन के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में डेवलप हो जाना चाहिए, कौन कौन से नेशन है। और ये देखो सभी कंटिनेंट में फैले हुए हैं। अब इनका इम्पोर्टेंस क्यों है वो आपने देखना है कि बाकी जो देश हैं, यूरोप के देश हैं, उनका किस तरह से, आपने बेसिकली इसको कंपैरिजन यही करना है। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पैसा वगैरह देती है, उनके ऊपर यूरोप के देशों का कब्जा है। और वो यूरोप के देशों में भी अमेरिका का ज्यादा कब्जा है। और अमेरिका अगर किसी को भी कोई देश उनसे वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से पैसा उसका मांगता है, तो अपनी ही कंडीशन लगा देते हैं, व्यापार की अपनी कंडीशन लगा देते हैं, लोन की अपनी कंडीशन लगा देते हैं। तो इन जो ब्रिक्स नेशन है, इन ये सब अपने आप में एक साथ आए। इनका एक साथ आने का कारण आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो वो नेशंस हैं जो जिनकी पॉपुलेशन लगभग, मतलब विश्व के अंदर काफी ज्यादा है, जिनके पास ज्योग्राफिकल एरिया ज्यादा है, जिन यानी कि इनकी समस्याएं फिर एक जैसी होगी। ये न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, इनको आगे प्रोग्रेस करना है, इनको औद्योगिकीकरण करना है। और विश्व में कई सारे बार ऐसा होता है कि किसी देश की फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो जाती है। जैसे घर परिवार में भी तो होता है ना, जब हम घर का बजट बिगड़ जाता है, कोई भी कारण हो सकता है उसके पीछे। तो इसी तरह से देश का भी बजट खराब हो जाता है। तो देश का अगर बजट खराब हो गया, आप घर का बजट खराब हो जाता है, तो आप मैनेज कैसे करते हो? तो ऐसे ही अगर देशों का बजट खराब होता है, तो वो ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन हो जहां से उनको आराम, मतलब क्या बोलो, फ्लेक्सिबल कंडीशन के ऊपर उनको लोन वगैरह मिल जाए, ताकि वो अपना दोबारा से प्रगति के, प्रोग्रेस की तरफ चल पड़े। तो वही है, ये सारे के सारे देश, ब्रिक्स के देश वही हैं कि अपने अपने महाद्वीप के अंदर, अपने अपने कंटिनेंट में तो ये बड़े देश हैं, इनका अपनी अपनी जगह पे रुतबा है। लेकिन फिर आगे कैसे प्रोग्रेस करें, इसको लेकर इन्होंने साथ साथ में बैठे, और बैठने का पर्पज बेसिकली डेवलपमेंट से था। ठीक है ना। तो ये सारा आप करके रखिए। इसके बाद में हम शार्क के बारे में करेंगे। ये भी
एक भारत भी इसका मेंबर है, शार्क कंट्री। शार्क कोई फिश से रिलेटेड नहीं है, ये भी साउथ एशिया के कंट्री है, जो भारत के पड़ोसी या तो बिल्कुल नेबरिंग कंट्रीज कह सकते हो। इनका भी एक ग्रुप है। तो ये नेबरिंग कंट्री का ग्रुप, जैसे आप बांग्लादेश की बात करो, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारे शार्क के कंट्री हैं। और ये ग्रुप किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एक एक देश ले लेंगे, इजराइल की बात कर लेंगे एक दिन, एक दिन इजराइल को ले लेंगे, उसके बाद में रशिया की बात कर लेंगे, फिर चाइना की बात कर लेंगे, और इन सभी देशों के साथ में हमारे देश के संबंध किस तरह के हैं वो बात कर लेंगे। ठीक है। चलो ठीक है बेटा। आज कोई क्लास हुई है? कौन सी थी बेटा? अच्छा, हिस्ट्री में कितने बच्चे थे? अच्छा अच्छा। तो पॉलिटिकल साइंस की क्लास का क्या आज किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं था, इतना कम बच्चे? चलो ठीक है।